हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का स्पेशल मॉक जो हमने आपके लिए तैयार किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पहले एसएससी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। ये हमारी सीरीज़ का आज पहला डे है, पहला मॉक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज पूरे उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइमर दूंगा। आप उसमें जो टाइमर जो आपका टाइम में आपको आंसर देना होगा 5 सेकंड के टाइमर में, और वो कमेंट में डालना होगा। और टाइम ख़त्म होने के बाद, टाइम अप होने के बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, और आंसर के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So your first question is, in India, legal sovereignty is vested with option A, the president, option B, the judiciary, option C, the cabinet, and the option D, the constitution. Your time starts now. Time up. Okay, so the right answer is the constitution. राइट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है वही इंडियन लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम इसकी वही की पॉइंट्स की बात करें तो उसके जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो संविधान है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा लंबा, उससे लंबा और संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। तो मतलब कि उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 22 उसके पार्ट्स हैं और 12 उसमें शेड्यूल्स आते हैं। और हमारा जो एक संविधान है वो एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये हुआ, और फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों को ही अपने अपने फैसले लेने का अधिकार है। वो अपने अपने हिसाब से फैसले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सेंट्रल बोलेगा तो उनकी ही चलेगी, ऐसा नहीं है। सेंट्रल को अपनी पावर है, स्टेट को अपनी पावर है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, हमारे कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और हमारा जो बनकर तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो ये सब आपको याद रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन और आगे भी आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ, योर ऑप्शन इज ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So the right answer is Odisha. The right answer is ओडिशा। ओडिशा में जो सन टेम्पल है कोणार्क ऑफ कोणार्क का, वो ओडिशा राज्य में है। तो अब देखिए हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स ये हैं कि जो वहाँ पर जो चैरियट के जो व्हील्स जो बने हुए हैं, जो 12 व्हील्स हैं, वो हमारे सन डायल को दर्शाते हैं। सन डायल मतलब कि हम उससे टाइम का पता लगा सकते हैं। और वहीं पर जो जिस स्टोन से वो मंदिर बनाया गया है, वो उसके जो स्टोन्स थे वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। वो अवेलेबल इंडिया में नहीं थे, तो हमने वो बाहर से मंगाए थे। वो बाहर से मंगाए गए थे, वो तब वो मंदिर जाके बना था। और उसके 12 पेयर्स हैं उस व्हील के। वो जो 12 पेयर्स है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के 12 महीने को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? What inspired the paintings of Ajanta? And your option is Compassionate Buddha, Radha Krishna Leela, Jain Tirthankar, and Mahabharat Encounters. Your time starts now. Okay, so time up. So your answer is Compassionate Buddha. Buddha. Okay. सो अगर हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स के बात करें तो अजंता केव जो थी वो अजंता और एलोरा केव्स दोनों को ही जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था 1983 में। ये हमको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो अजंता एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड की गई 1983 में। और वहीं अगर हम बात करें तो ये अपनी मैग्निफिसेंट मुरल पेंटिंग्स के लिए भी जानी जाती हैं। और अजंता केव जो लोकेटेड हैं वो सह्याद्री रेंज में हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है, महाराष्ट्र साइड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
what happens to atmospheric pressure with increase in altitude? Okay, so your option A is it remains constant, option B it decreases, option C it increases, and option D is constantly fluctuates. Okay, so your time starts now. सो ये टाइम अप. सो अब आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेज. ऊपर जाके आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए कम होता है कि ऊपर जाकर ग्रेविटी जो है कम होती चली जाती है. आप जितना ऊपर जाएंगे इतनी ग्रेविटी कम होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा क्योंकि आपकी ग्रेविटी कम हो रही है. अगर इससे रिलेटेड हम वो की पॉइंट्स देखें तो ये जो इसकी एसआई यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो पास्कल होती है. जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. इसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं, इसको पी ए बोलते हैं. ठीक है. और एटमॉस्फेरिक इज ऑल्सो नोन एज एयर प्रेशर. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following countries has no mineral deposits? Which one of the following countries has no mineral deposits? Your options is Switzerland, Austria, Norway, and Sri Lanka. Your time starts now. Okay, your time up. So the right answer is Switzerland. जो इसका राइट आंसर है वो स्विट्ज़रलैंड है. आपको जैसा का पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी पूरी इकोनॉमी जो उनके टूरिज़्म पे डिपेंड करती है. वहाँ पर कोई मिनरल्स नहीं है, कुछ नहीं है. वो पूरी जो इकोनॉमी है उनकी वो उस पर टूरिज़्म पे डिपेंड करती है. और उनके की पॉइंट्स अगर हम देखें तो अ मिनरल डिपॉजिट इज़ अ प्लेस इन अर्थ्स क्रस्ट वेयर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव कंसंट्रेटेड वन और मोर मिनरल्स एट ग्रेटर अबंडेंस देन इन द एवरेज क्रस्ट. Okay, and the second key point is mineral deposits constitute major raw materials for industrial development. Okay, तो अब इनके पास स्विट्ज़रलैंड के पास मिनरल डिपॉजिट तो है नहीं, तो इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा. इसलिए जो उनका जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो सभी कुछ जो है वो हुआ है इनका टूरिज़्म की वजह से. टूरिज़्म सेक्टर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री भी है, तो इसी वजह से इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Your next question is, to which one of the following states the Santhal tribes does not mainly belong? Your option is Bihar, Rajasthan, West Bengal, and Madhya Pradesh. Your time starts now. Time up. So your right answer is West Bengal. Your right answer is West Bengal. क्योंकि बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में संथाल ट्राइब्स पाई जाती हैं. और इनकी जो लैंग्वेज होती है संथाल ट्राइब्स की वो संथली बोलते हैं उसको, ये याद रखना. इनकी जो लैंग्वेज होती है वो संथली होती है, ये याद रखना. और इनके जो की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो यही है कि संथल जो है संथली लैंग्वेज बोलते हैं. और इनकी एक फेमस बहुत ही स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ओलचिकी हम उसको बोलते हैं. तो आपको ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओलचिकी इनकी एक फेमस स्क्रिप्ट है जिसको हम ओलचिकी बोलते हैं. और संथाल ट्राइब ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्रेवरी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के समय पर अंग्रेज़ों से बहुत लड़ाई करी थी. और उनके रेजिमे पे मतलब उनके देवर ग्रेट फाइटर्स सिंस द ब्रिटिश रेजिम इन इंडिया. वो शुरू से ही इनके विरोध में रहे और वो लड़ते रहे. उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ. तो ये आपको याद रखना है. उनकी जो एक तो लैंग्वेज आपको उनकी याद रखनी है संथल ट्राइब की, और उनकी एक फेमस स्क्रिप्ट है ओलचिकी, वो आपने याद रखनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज. The approximate circumference of the earth is option A 13,000 km, option B 20,000 km, option C 25,000 km, and option D 30,000 km. Your time starts now. Okay, your time up. So the right answer is option C 25,000 किलोमीटर. जो हमारे अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर के आसपास है. ओके, अगर हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें
तो अर्थ इज़ रेडियो एक्टिव। अगर आपको पता हो तो अर्थ इज़ रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ में। और अर्थ जो है वो हमारे सन से लेकर थर्ड प्लेनेट है, ये आपने याद रखना है। और हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही चांद है, बाकी प्लैनेट्स में किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 16 भी हैं, लेकिन हमारे अर्थ में एक चांद होता है। और वो सन से लेके जब आते हैं तो थर्ड प्लेनेट है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन इन आवर सोलर सिस्टम विच इज़ सूटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सिर्फ एक हमारा ही प्लैनेट है जिस पर एक आप जीवन, आप कह सकते हैं जीवन है, आप जी सकते हैं, जिस पर ऑक्सीजन है। और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो अभी कोई ऐसा कोई ढूंढा नहीं गया जहाँ पर ऑक्सीजन पाई गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड हैव ओनली द वन मून, तो ये आपने याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? विच स्टेट कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, time up. So your right answer is आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है हमारे राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उससे रिलेटेड हम की पॉइंट्स की बात करें तो हमारे जो 3 प्रेसिडेंट्स हैं वो आज तक आंध्र प्रदेश से आए हैं, तो आपने याद रखना है 3 प्रेसिडेंट हमारे आंध्र प्रदेश से आए हैं। और उन 3 प्रेसिडेंट का नाम है, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण वरागिरी, सेकंड वन इज वेंकटागिरी एंड थर्ड वन इज नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, 3 हो गए। कौन हो गए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन वरागिरी, वेंकटागिरी एंड नीलम संजीवा रेड्डी। दे ऑल केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सॉरी, आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो होम ऑफ इंडियाज 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल। वन ऑफ इंडियाज, मतलब कि जो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल हैं उनमें से एक आंध्र प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरे 12 में से एक आंध्र प्रदेश में आता है, तो इसलिए भी आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो सो आंध्र प्रदेश इज़ द राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? एंड योर ऑप्शन इज, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। अगर हम इससे कहीं अगर हम इसके की पॉइंट्स, इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेटिक डिसीजन, उनका डायरेक्ट जो है एक पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। वो कोई भी अगर कंट्री के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें वहाँ के पब्लिक की से होती है, वो कह सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी मे ऑपरेट थ्रू एन असेंबली ऑफ सिटीजन्स और बाई मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव्स इन विच सिटीजन्स वोट ऑन इश्यूज इंस्टीड ऑफ फॉर कैंडिडेट्स और पार्टीज। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर वो जो वहाँ के जो लोग हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग जो उनके जो इश्यूज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जो भी है, वहाँ के पब्लिक जो है डायरेक्ट उसके लिए वोट कर सकती है, इश्यूज़ के लिए वोट कर सकती है, ना कि कैंडिडेट्स और पार्टीज़। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फीचर है। ऐसा भी जरूर वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा हमारे इंडिया में होता है, वहाँ पर हम कैंडिडेट्स और पार्टीज़ को वोट देते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप इश्यूज़ को लेकर वोट देते हैं, ये इश्यूज़ है भाई, किसी के ये इशू है, किसी को, तो जिस इशू को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी के लेकर फिर डिसीजन मेकिंग होगी और उसी के हिसाब से फिर काम किया जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Your next question is, your next and the last question is, which instrument is used to measure humidity? Which instrument is used to measure humidity? And your options is, option A hydrometer, option B hygrometer, option C pyrometer and option D lactometer. And your time starts now. Okay, so your time up. So the right answer is हाइग्रोमीटर। राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही जो है ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। और मैं अगर यहीं इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करूँ तो वो है कि ह्यूमिडिटी इज़ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ओके, तो ये जो वाटर वेपर ही होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और एंड ह्यूमिडिटी जो आती है ना, वो जो हमारी लेक्स होती है और ओशंस होती है, उससे जो वाटर इवेपोरेट होता है, उसी से ह्यूमिडिटी बनती है। तो ये भी हमने याद रखना है, ह्यूमिडिटी कम्स फ्रॉम वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम लेक्स एंड ओशंस। मतलब कि लेक्स एंड ओशन में जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उसी से ह्यूमिडिटी बनती है। ठीक है, तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? उसका इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में एक और नए मज़ेदार सेशन के साथ, जिसमें हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना अपने सभी दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे जाकर करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब में कुछ नहीं आता है, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।